जीरो अंश की जो अक्षांश रेखा होती है वो दोनों जो ये ग्लोब है, ग्लोब के आधा ऊपर आधा नीचे दो बराबर भागों में क्या करती है, बांटती है। ये जीरो अंश की अक्षांश रेखा एक काल्पनिक रेखा है। मान लिया गया है कि जो हमारी पृथ्वी गोल है, पूर्ण रूप से गोल तो नहीं है, कैसी है, ध्रुव आपके आकार की है, जो ऊपर जो है कि थोड़ा सा चपटी हुई है और इधर थोड़ा सा निकली हुई है, उत्तर अरे पूरब और पश्चिम। तो ये जो एक काल्पनिक रेखा ये मान लिया जाता है कि पृथ्वी जो है कि ऐसे झुकी है, जैसे एक सीधी रेखा है तो उस पर पूरा का कोण कितना बनेगा, एक तरफ 180 अंश बनेगा। लेकिन और जब ऐसे कर देंगे तो ये कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का। लेकिन पृथ्वी कितने अंश पर झुकी है, 23.5 अंश पर। तो 23.5 का मतलब पृथ्वी इस तरह से एक मान लिया गया है कि रेखा है जो ऊपर जो है उत्तरी ध्रुव है, नीचे जो है दक्षिणी ध्रुव है। एक पृथ्वी को उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा है जिसको प्रधान या मोस्टर रेखा कहते हैं। प्रधान या मोस्टर रेखा कहते हैं। यह जो है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है। और एक जो है पूरब से पश्चिम काल्पनिक रेखा खींची जाती है जो पृथ्वी को उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में दो भागों में बराबर भागों में पृथ्वी को क्या कर देती है, बांट देती है। ऊपर का पूरा हिस्सा जो इसके क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध होता है, नीचे का पूरा हिस्सा क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दो भागों में पृथ्वी को भूमध्य रेखा क्या करती है, बांट देती है। फिर जब इसी काल्पनिक रेखा पर अगर हम चादा होता है जिससे हम कोण को बनाते हैं ना, अगर इस चादा को रख कर ऐसे बनाएंगे तो एक अंश पर, दो अंश पर, एक अंश, दो अंश, तीन अंश, चार अंश, पांच अंश, 6, 7 इस तरह से करते करते यहाँ आने पर 90 अंश बनेगा। उसी तरह से इधर भी एक दो करेंगे तो 90 अंश बनेगा। फिर एक अंश वाले से एक अंश वालों को मिलाएंगे ऐसे, फिर ऐसे मिलाते चले जाएंगे। ये सभी जितनी काल्पनिक रेखाएं हैं, सभी काल्पनिक रेखाएं जो बन रही हैं, ये जो है कि सब अक्षांश रेखा बोली जाएंगी। क्या बोली जाएंगी, अक्षांश रेखा। नीचे भी भूमध्य रेखा के नीचे भी जितने बनेगी रेखाएं खींची जाएंगी वो सब क्या बनेगी, अक्षांश रेखाएं। लेकिन ये केवल रेखा ही नहीं बन रही है बल्कि इसके पीछे भी इसी तरह से बनेगी। इसलिए जितनी अक्षांश रेखाएं है ये सब क्या एक वृत्त बना रही है। क्या बना रही है, एक वृत्त बना रही है। तो अगर देखा जाए तो क्या इन अक्षांश रेखाओं की लंबाई सबकी बराबर है, नहीं। जो भूमध्य रेखा है, जो भूमध्य रेखा है इसकी लंबाई सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। फिर इसके ऊपर जैसे जैसे हम जाते हैं उसकी लंबाई कम होती चली जाती है। उसी तरह से खाली है, बैठो बैठो। उसी तरह से इसके पीछे जब हम आते हैं तो क्या होती है, रेखाओं की लंबाई क्या होती है, कम होती चली जाती है। तो भूमध्य रेखाओं की लंबाई जैसे जैसे हम देखेंगे तो ऊपर भूमध्य रेखा की लंबाई के बाद जैसे ऊपर जाएंगे हम, इनकी लंबाई कम होती चली जा रही है। और इसी तरह से जब नीचे भी आते हैं भूमध्य रेखा के तो उसकी भी लंबाई क्या होती है, कम होती चली जाती है। इसी तरह ये जो है सब एक वृत्त बनाएगी। इसी तरह से जब हम एक जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा खींचे हैं, प्रधान या मोस्टर रेखा, इसको देशांतर रेखा भी कहते हैं, जीरो अंश की देशांतर रेखा।
ये भी जो है पृथ्वी को चारों तरफ से गोल गोल बनाएगी, इसलिए जितनी भी देशांतर रेखाएं खींची जाएंगी सब बराबर होंगी। सब क्या होंगी? बराबर लंबाई में होंगी। लेकिन इनके बीच का कोण जो है, इनके बीच की दूरी जो है भूमध्य रेखा पर अधिक होगी और जैसे जैसे नीचे जाएंगे कम होती चली जाएगी। तो ये देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण खींची जाती हैं और जो है कि अक्षांश रेखाएं पूरब से पश्चिम खींची जाती हैं। तो जब आप लोग ग्लोब बनाओगे तो इसको इतना नहीं बनाना है, इसको इतना नहीं बनाना है। आप लोगों को क्या बनाना है? मेन जो अक्षांश और देशांतर रेखा है केवल उसी को बनाना है। मेन अक्षांश रेखा वही है भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है। इसको बनाना है। आपके गेंद लेंगे, गेंद पर जो है चारों तरफ से गोल गोल बीचों बीच घुमा देंगे, तो उसको लिख देंगे एक तरफ से 0 अंश की अक्षांश रेखा और दूसरे तरफ लिख देंगे भूमध्य रेखा। और इसके बाद एक 23.5 अंश के ऊपर उत्तरी ध्रुव बनाएंगे। 23.5 अंश, 23.5 अंश की उत्तरी ध्रुव, इसको लिख देंगे कर्क रेखा। क्या लिख देंगे? कर्क रेखा। फिर 66.5 अंश पर एक बनाएंगे उत्तरी ध्रुव, इधर लिखेंगे 66.5 अंश उत्तरी ध्रुव। इसको लिख देंगे आर्कटिक रेखा। क्या लिखेंगे? आर्कटिक रेखा। फिर इसके जो है भूमध्य रेखा है जो पृथ्वी को ऊपर और नीचे दो बराबर भागों में क्या कर रही है? बांट रही है। इसके ऊपर जो है सब उत्तरी ध्रुव है, इस उत्तरी गोलार्ध है, इसके नीचे सब दक्षिणी गोलार्ध है। 23.5 अंश, 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश। इसको लिखेंगे मकर रेखा। क्या लिखेंगे? मकर रेखा। फिर जो है 66.5 अंश पर एक बनाएंगे, इसको लिखेंगे 66.5 अंश, 66.5 अंश की दक्षिणी अक्षांश रेखा। इसको क्या लिखोगे? अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा। इसको भी बनाना है। एक कितना बनाना है आपको? 1 2 3 4 5 खींचना है अपने ग्लोब पर। और एक उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होगी, मान लीजिए ये दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है यहाँ पर, तो यहाँ से मिलाने वाली जो रेखा होगी इसको लिखेंगे उत्तरी ध्रुव और इसको लिखेंगे दक्षिणी ध्रुव। इसको लिखेंगे प्रधान या उत्तर रेखा या 0 अंश की देशांतर रेखा। ये श्यामपट्ट पर बनाया जा रहा है तो एक ही तरफ बनेगा, लेकिन जब आप गेंद पर बनाएंगे एक तरफ से बीचों बीच खींचेंगे तो उसके दूसरे तरफ भी खींचेंगे। तो एक तरफ जो 0 अंश की देशांतर रेखा और प्रधान या उत्तर रेखा लिखेंगे, लेकिन इसके जो पीछे होगी उसको 180 अंश की देशांतर रेखा लिखेंगे। कितना अंश की? 180 अंश की देशांतर रेखा। अब दूसरी बात यह है कि ये जो 0 अंश की अक्षांश रेखा लिखा है इसके ऊपर पूरा क्या है? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध है, इसके नीचे क्या है? दक्षिणी गोलार्ध है। लेकिन जो उत्तर देशांतर रेखा खींचा गया है उत्तर से दक्षिण की तरफ, इसके दाहिने हाथ जो पड़ेगा वो क्या पड़ेगा? पूर्वी गोलार्ध पूरा, और इधर क्या पड़ेगा? पश्चिमी गोलार्ध। तो ये दो है कि इतना ही आपको जो है अपने ग्लोब पर बनाकर तैयार करना है। इसको तैयार करके आप दिखाएंगे। क्या क्या लिखेंगे? भूमध्य रेखा बनाएंगे, फिर 23.5 अंश की उत्तरी ध्रुव कर्क रेखा बनाएंगे, 66.5 अंश की उत्तरी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक रेखा लिखेंगे, फिर भूमध्य रेखा से नीचे 23.5 अंश की दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा लिखेंगे, 66.5 अंश की दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक
काल्पनिक रेखा लिखेंगे। फिर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा होगी जिसको 0 अंश की देशांतर रेखा या प्रधान यामोत्तर रेखा बोला जाता है या ग्रीनविच रेखा भी बोला जाता है। इसको ग्रीनविच रेखा इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह लंदन में ग्रीनविच एक स्थान है, उसी से यह खींची गई है, उसी से मान लिया गया है कि 0 अंश की देशांतर रेखा आती है। तो इसको आप 0 अंश की देशांतर रेखा या प्रधान यामोत्तर रेखा या ग्रीनविच रेखा को एक लिख लीजिएगा, क्योंकि गेज पर बहुत जगह नहीं होगी। अगर नहीं बनेगा तो उसको किसी कागज पर लिखकर चिपका दीजिएगा। उसके बाद उसके पीछे जो इस तरह की बनेगी, इसके पीछे उसको 180 अंश की देशांतर रेखा। अब हम लोग अगर ग्लोब जब बनेगा तो एक बार फिर समझाएंगे, लेकिन अभी उसी ग्लोब से आप लोगों को समझा देंगे। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ कि जो पृथ्वी होती है पश्चिम से किधर घूमती है, पूरब की तरफ घूमती है। तो अगर हम देखें तो पश्चिम से पूरब पृथ्वी को घुमाना है तो ऐसे इधर से ऐसे ऐसे घूमेगी, ऐसे ऐसे, मतलब उत्तरी ध्रुव ही रहेगा, दक्षिणी ध्रुव दक्षिणी ही ध्रुव रहेगा। पृथ्वी बस ऐसे ऐसे इधर से इधर घूमेगी, 24 घंटे में एक चक्कर मारेगी। तो सब पर पृथ्वी पर जो भी जहां रहेगा वो वहीं रहेगा। आपको ये लग रहा होगा कि जब पृथ्वी घूमती है तो फिर हम लोग क्यों नहीं एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। तो इसका कंसेप्ट मैं बता रहा हूं कि अगर आप किसी बस में बैठ गए हैं, आपके बगल वाली सीट पर जो आपका मित्र है बैठा है, तो जब वो बस चलती है तो बस तो चली जा रही है, लेकिन क्या आप लोगों के जगह में अंतर आता है, स्थान परिवर्तन होता है? नहीं। इसीलिए चूंकि सब हम लोग पृथ्वी पर है, पेड़ पौधे सब कुछ जो है पृथ्वी पर है, तो हम लोग को जो जितनी दूरी पर दिखता है उतनी दूरी पर दिखता है। इसलिए हमें परिवर्तन नहीं दिखता है कि पृथ्वी जो है कि पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, लेकिन 24 घंटे में एक चक्कर मार लेती है। तो इसलिए देशांतर रेखाओं से हम टाइम को भी ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? टाइम से। तो ये जो 0 अंश की देशांतर रेखा है, इसको हम मान लिया गया, वहीं से समय का हम निर्धारण करते हैं। तो वहीं से मान लीजिए पृथ्वी घूमना शुरू कर रही है। तो आप ये बताइए कि जब 0 अंश की देशांतर रेखा है और कोई यहाँ पर जो है 90 अंश की देशांतर रेखा होगी, मतलब जो है ऐसे खींचते हुए आएगी, तो यहाँ से यहाँ और यहाँ के व्यक्ति में अंतर है कि नहीं है? जब भी आएगा ये वाला व्यक्ति हमेशा आगे आगे रहेगा कि नहीं रहेगा? और यहाँ भी रहेगा तो आगे रहेगा। इसके इधर वाला हमेशा क्या रहेगा? पीछे रहेगा कि नहीं रहेगा? तो इसीलिए इसको 0 अंश की देशांतर रेखा कहते हैं। 24 घंटे में कितने अंश घूमती है? 360 अंश घूमेगी। पृथ्वी एक चक्कर मार लेगी तो इसका मतलब 360 अंश का कोण बना लेगी कि नहीं बना लेगी? तो 24 घंटे में 360 अंश का कोण बनेगा। तो 1 घंटे में कितने अंश का कोण बनेगा? कितने अंश का बनेगा? 15 अंश का कोण बनेगा। मतलब 1 घंटे में पृथ्वी 15 अंश घूम जाती है। तो अगर यहाँ से कोई बैठा हो, यहाँ पर टाइम कितना हो रहा है? 12 बज रहा है। 0 अंश की देशांतर रेखा पर 12 बजे का दिन हो रहा है। तो 90 अंश पर कितना टाइम हो रही होगी? 90 अंश पर कितना टाइम होगी? 12 बज रहा है। कहां पर? 0 अंश की देशांतर रेखा पर। 0 अंश की देशांतर रेखा पर कितना बज रहा है? 12। तो 90 अंश की देशांतर रेखा पर कितना बजेगा? 15 अंश घूमेगी ना 1 घंटे में। अब कितना अंश घूमना है? 90 अंश घूमना है। तो 15 छक्का 90, 6। तो 12 बज रहा है, इसका मतलब 6 बजे का वहां क्या हो रहा है? शाम हो रहा है। क्या हो रहा है? शाम हो रहा है।
अब एक बात इतना याद हो गया, लेकिन अगर 90 अंश यहाँ क्या हो रहा होगा? 90 अंश ये तो पश्चिमी गोलार्ध में है, 90 अंश ये पूर्वी गोलार्ध में, अरे पूर्वी गोलार्ध में है। अब पश्चिमी गोलार्ध में 90 अंश पर कितना टाइम हो रही होगी? पूर्वी गोलार्ध पर कितना टाइम हो रही होगी? 0 अंश देशांतर रेखा पर 12 बज रहा है। तो यहाँ 6 बजे का शाम हो रहा है, तो यहाँ क्या टाइम हो रही होगी? 6 बजे का सुबह होगा, क्योंकि हमेशा हम इससे ज्ञात करेंगे। इतना आ गया। अब अपने देश में देख लेते हैं कि हमारा देश कहाँ है। हमारे देश का तो अपने देश, किसी भी देश, अपना देश हो चाहे किसी और देश को, कहीं भी पृथ्वी पर किसी स्थान को ज्ञात करने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी, देशांतर और अक्षांश। तो हमारे देश का जो अक्षांशी विस्तार है, अक्षांशी विस्तार जो है कितना है? 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट है। इतना आपके उत्तरी गोलार्ध में हमेशा किसी को बताना पड़ेगा कि उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में, नहीं तो कंफ्यूज होगा। तो कितने में है? 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध। और जो इसका देशांतरी विस्तार है पृथ्वी का, हमारे देश का, वो 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी गोलार्ध है। क्या है? पूर्वी गोलार्ध। की वीडियो बनकर तैयार होगी। पूर्वी गोलार्ध है। इसका मतलब हम देखें कि ये अगर भूमध्य रेखा है तो उत्तरी गोलार्ध में है, इसका मतलब इसके ऊपर होगा, नीचे तो होगा नहीं। इसके ऊपर मान लीजिए कहीं पृथ्वी है, लेकिन कह रहा है कि देशांतरी विस्तार ये 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश पूर्वी गोलार्ध में। इसका मतलब 0 अंश देशांतर रेखा के इस तरफ होगा, होगा कि नहीं होगा? और इसका मतलब इसी बीच में होगा। तो अगर यहाँ 0 अंश की अक्षांश रेखा है और 8 अंश की अक्षांश रेखा से शुरू हो रहा है, इसका मतलब यहाँ से कहीं शुरू होगा और कहाँ से है? 68 से है। तो 68 का मतलब है कि मान लीजिए 0 अंश की देशांतर रेखा 1 2 करके यहाँ से होगा और 90 के उधर भी होगा, मतलब कहीं इधर और इसके पीछे तक भारत होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो भारत का जो मानक समय निकालते हैं हम, एक अक्षांश को, एक देशांतर को निश्चित कर लिए हैं कि उसी देशांतर से हम अपने भारत के का समय निर्धारित करेंगे। तो जो भारत में समय को निर्धारित करते हैं वो 82.5 अंश की पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध है। 82.5 अंश की पूर्वी गोलार्ध देशांतर रेखा है। तो 82.5 अंश आएगा, 0 से करते हैं तो 82.5 अंश यही कहे आएगा। तो अगर यहाँ से और 82.5 में कितने का अंतर आएगा? अगर मतलब 1 घंटे में जो है कि अरे 15 अंश घूमने में पृथ्वी कितना टाइम ले रही है? 1 घंटा ले रही है। तो 82.5 अंश घूमने में कितना लेगी? 5.5 घंटा लेगी। तो हमेशा अगर कोई पूछ लेगा कि ग्रीनविच वेधशाला से या लंदन में जो टाइम हो रही है उससे भारत का टाइम कितना आगे है या पीछे, क्योंकि भारत इधर है इसलिए आगे, कितना आगे है? 5.5 घंटा। अगर फिर कोई पूछे कि 5.5 घंटा कैसे आगे है, तो आपको बताना पड़ेगा कि चूंकि पृथ्वी जो है कि 1 घंटे में 15 अंश क्या करती है? घूम जाती है। और 0 जो ग्रीनविच वेधशाला है या लंदन और 0 अंश की देशांतर रेखा पर है। और भारत जो है का जो समय निर्धारित करते हैं वो 82.5 अंश की पूर्वी देशांतर पर करते हैं। इसलिए इसका जब हम काउंट करते हैं तो 5.5 घंटे का अंतर आता है।
अगर उसी में कोई पूछ दे 82.5 पश्चिमी गोलार्ध में क्या टाइम होगा, तो ये 0 अंश की देशांतर रेखा से 5.5 घंटा ये पीछे होगा कि नहीं होगा। और ये कोई पूछे कि 82.5 अंश पश्चिमी गोलार्ध से 82.5 अंश पूर्वी गोलार्ध में क्या टाइम हो रही होगी, कितना का अंतर होगा, तो कितना का होगा। पूर्वी गोलार्ध पश्चिमी गोलार्ध से 82.5 अंश पूर्वी गोलार्ध के बीच का टाइम कितना होगा, 12.5 घंटे नहीं होगा। कैसे 5.5 घंटे काउंट करेंगे तो कितना होगा, 11 घंटे का अंतर होगा कि नहीं होगा। या ये पूछ लिया जाए कि 90 अंश की पश्चिमी गोलार्ध से और 90 अंश की पूर्वी गोलार्ध से कितना टाइम का अंतर है, 12 घंटे का अंतर। कितने का है, 12 घंटे का। तो इस तरह से हम समय को देशांतर के हिसाब से निकालते हैं। अब एक बात ये देखें कि अगर पूर्वी गोलार्ध 0 अंश की देशांतर रेखा पर 12 बजे का दिन हो रहा है, ठीक, यहाँ आएंगे तो कितना टाइम हो जाएगा, 6 बजे का शाम हो जाएगा। इसके पीछे जैसे ही 0 अंश की देशांतर के पीछे जब 180 अंश की देशांतर रेखा पर जाएंगे तो कितना टाइम हो जाएगा, 12 बजे का रात हो जाएगा। और जानते हैं कि जैसे ही 12 बजे का रात होती है उसके बाद क्या हो जाता है, दूसरा दिन शुरू हो जाता है। इसका मतलब जैसे हम 180 अंश की देशांतर रेखा पार करेंगे एक दिन बढ़ जाएगा। डेट जो अगर 30 तारीख है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर 31 का महीना है तो 30 है तो 31 हो जाएगा। जब किधर से जाएंगे, पूरब पश्चिम से पूरब की तरफ ऐसे घूमेंगे तो, लेकिन अगर आदमी कोई इधर से उधर घूमेगा तो एक दिन का टाइम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आई बात कि नहीं। क्योंकि पृथ्वी हमेशा इधर से जा रही है, इसलिए जैसे पृथ्वी 180 अंश की देशांतर रेखा पार करेगी दिन बदल जाएगा। समझ में आई कि नहीं बात। इससे हम लोग क्या करेंगे, ये निर्धारित करते हैं। तो आप देशांतर और अक्षांश रेखाओं दोनों के आधार पर हम टाइम को भी ज्ञात कर लेते हैं और क्या कर लेते हैं, दिन का डेट को भी ज्ञात कर लेंगे और मौसम को भी निश्चित कर लेते हैं। मौसम को इसलिए निश्चित करते हैं कि जो भी पृथ्वी का भूमध्य रेखा है वो सूर्य से सबसे नजदीक पड़ेगा। जब नजदीक पड़ेगा तो वहां सूर्य की रोशनी क्या होगी, तेज आएगी। तो भूमध्य रेखा पर जो टाइम होता है वह टाइम कैसे होता है, भूमध्य रेखा पर जो गर्मी बहुत पड़ती है, क्या पड़ती है, गर्मी बहुत पड़ती है। गर्मी के साथ साथ वहाँ जो है जब गर्मी पड़ेगी तो मौसम जो है बहुत, जैसे यहाँ जुलाई का मौसम होता है वैसे होता है। रोज दोपहर का वर्षा होगी, फिर पानी क्या होगा, वाष्पित हो जाएगा, फिर डेली वर्षा होती है, गर्मी खूब पड़ती है। तो वहाँ का मौसम बहुत जो है उमस भरा रहता है। जैसे जैसे भूमध्य रेखा से हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे भूमध्य रेखा से हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं, उसके बाद जो है कि कैसी रेखा जो है इधर जाएंगे तो मौसम जो है कि सूर्य, मान लीजिए यहाँ सूर्य है, सूर्य की रोशनी जा रही है तो यहाँ तो तेज पड़ेगी ना, इसलिए यहाँ उमस बनी रहती है। 23.5 अंश की उत्तरी अक्षांश रेखा के बाद जो है ये जो इधर जाएंगे तो मौसम ठंडा होने लगता है। उत्तरी ध्रुव पर तो एकदम मौसम क्या रहेगा, एकदम बर्फ जमी रहती है। इसी तरह से इधर भी सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती, इसलिए दक्षिणी ध्रुव पर भी क्या रहता है, बर्फ जमा रहता है। तो अगर कोई अक्षांश को हमको पता चल जाए कि किस अक्षांश की बात किया जा रहा है तो हम जान जाएंगे कि वहां का मौसम कैसा होगा। अगर 0 अंश की अक्षांश रेखा से 23.5 अंश की अक्षांश रेखा उत्तरी हो चाहे दक्षिणी हो, दोनों में कैसा गर्म उष्ण कटिबंध होता है। उष्ण मतलब गर्म रहेगा, वर्षा होगी, फिर गर्मी होगी, फिर
पानी वाष्पित होकर ऊपर जाएगा। तो यहाँ का जो है मौसम उष्ण कटिबंध है। कैसा है? उष्ण कटिबंध है। और इसके ऊपर जो है 66.5 अंश की अक्षांश रेखा जो होती है, ये जो होता है 23.5 से 66.5 अंश के बीच में जो होता है, गर्मी भी पड़ती है और सर्दी भी पड़ती है, इसलिए समशीतोष्ण कहते हैं। सम मतलब बराबर शीत भी रहेगी और बराबर गर्मी भी रहेगी। समशीतोष्ण मतलब अगर 23.5 अंश से ऊपर कोई जगह है और 66.5 अंश के नीचे, तो इसका कैसा मौसम, कौन सा कटिबंध है? कटिबंध का मतलब भाग, यह जो भाग होगा वो समशीतोष्ण होगा। कैसा होगा? समशीतोष्ण। समशीतोष्ण कटिबंध। कटिबंध का मतलब होता है भाग से है। और एक जो 0.5 अंश की देशांतर से 23.5 अंश की उत्तरी अक्षांश रेखा जो है, ये यहाँ पर कैसा है? उष्ण कटिबंध। और ये जो है समशीतोष्ण। और ये जो 66.5 अंश से और 90 अंश की उत्तरी अक्षांश पर कैसा रहेगा? शीतोष्ण रहेगा। कैसा रहेगा? शीतोष्ण। शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध रहेगा। वही बात 0.5 अंश से 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश पर भी रहता। क्या रहता है? उष्ण कटिबंध। 66.5 अंश तक का क्या रहेगा? 23.5 अंश से समशीतोष्ण रहेगा। और इधर क्या रहेगा? शीतोष्ण कटिबंध। तो हम लोगों का जो है कहां से कहां है? 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से कितना है? 37 अंश 6 मिनट। 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसका मतलब 23.5 अंश से अंदर भी है और 23.5 अंश से ऊपर भी है। इसलिए हमारे यहाँ क्या रहता है? उष्ण कटिबंध में गर्मी भी रहती है और सर्दी भी रहती है, दोनों मौसम रहता है। लेकिन जैसे अगर कोई 66.5 अंश के ऊपर कोई देश है, जैसे कनाडा है, रूस है, रूस का साइबेरिया का एरिया, वहाँ हमेशा बर्फ रहता है, बर्फ से भरा रहता, जमा रहता है वहाँ एकदम साल भर। अमेरिका में भी जो है कि सर्दी पड़ती है, पूरी खूब पड़ती है। यहाँ हमेशा मौसम क्या होता है? बर्फीला रहता है। रूस का जो साइबेरिया एरिया है वो तो बहुत ही एकदम बर्फ से भरी रहती है। और कुछ ऐसे देश हैं जैसे स्वीडन है, फिनलैंड है, ये सब देशों में तो सूर्य की रोशनी जल्दी पहुंच ही नहीं पाती है, इसलिए यहाँ 6 महीने दिन 6 महीने रात रहता है। समझ गए? 6 महीने दिन और रात क्यों रहेगा? जब हम लोग इसको पृथ्वी की गतियां पढ़ेंगे तब पता चलेगा। क्योंकि पृथ्वी 66.5 अंश पर क्या की है? ऐसे झुकी हुई है। तो जब पृथ्वी ऐसे झुकी है ऐसे, तो इसका मतलब ये वाला भाग इधर रहेगा, तो इधर दिन क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक। जब पृथ्वी सूर्य के जब इधर आ जाएगी पृथ्वी, तो इस तरफ आ जाएगी, तो इधर का दिन बड़ा होने लगेगा। समझ में आएगी ना? जब पृथ्वी की गतियां पढ़ेंगे या जब ग्लोब बनाकर आप लोग लाएंगे तो उसको समझ लेंगे। पृथ्वी पर दिन रात छोटा और बड़ा कैसे होता है? तो यह इसलिए होता है, पृथ्वी के परिभ्रमण गति के कारण होता है या परिक्रमण गति के कारण? बताओ। जो पृथ्वी पर दिन और रात जैसे हम लोगों का कभी छोटा कभी बड़ा होता है ना, तो ये पृथ्वी के परिभ्रमण गति के कारण होता है या परिक्रमण गति के कारण? नहीं, परिभ्रमण गति के कारण कैसे होगा? परिभ्रमण गति के कारण कैसे होगा? परिभ्रमण गति क्या होती है? खड़ा होकर बताओ। परिभ्रमण गति कैसे होती है? सर, जो 24 घंटे में हमारी पृथ्वी एक बार राउंड करती है, उसको परिभ्रमण गति कहते हैं। हाँ, सही, गुड। और परिक्रमण गति क्या होती है? जो 360 मतलब एक साल में हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ जो घूम लेती है उसको परिक्रमण गति। गुड, बैठो। तो लेकिन जो दिन और रात होता है
वो परिभ्रमण गति के कारण, यही बताए थे आप। हाँ, दिन और रात जो होता है परिभ्रमण गति के कारण होता है। कैसे? जो भाग, जैसे मान लीजिए सूर्य यहाँ है, यहाँ है सूर्य, और यहाँ जो भाग होगा वहाँ क्या होगा? दिन होगा। जो यहाँ भाग होगा वो क्या होगा? रात होगी। लेकिन जैसे ही ये भाग यहाँ आएगा वहाँ दिन होगी रात। तो परिभ्रमण गति के कारण ही दिन और रात होती है। लेकिन जो दिन और रात छोटा बड़ा होता है, मैंने ये पूछा, दिन और रात जो छोटा बड़ा होता है वो पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है उसके कारण से होता है। और वो भी क्यों होता है? जो 23.5 अंश में झुकी हुई है, इसलिए इसके कारण होता है। समझ में आई बात? तो इसको हम लोगों ने पढ़ लिया इस चैप्टर को। आप पृथ्वी की गतियां पढ़ेंगे।